नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कहने को एनडीए सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है और दर्जनों पार्टियां हैं, दर्जनों सहयोगी हैं, लेकिन सच्चाई आज की तारीख में, जी आज की तारीख में भी यही है कि खेल सारा यही दो लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। खेल इन्हीं दोनों के हाथ में है और इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों ही आज की तारीख में बहुत घबराए हुए हैं। और घबराए इसलिए हैं क्योंकि नीतीश जी तो फिर भी कुछ बोल देते हैं, ये जो शख्स हैं नायडू बाबू, मिस्टर नायडू, चंद्र बाबू नायडू, ये पत्ते नहीं खोल रहे हैं। सियासत की इस बाजी में जो दिल्ली में हम देख रहे हैं, इसमें ये शख्स, ये नेता अभी तक पत्ते नहीं खोल रहा है। और सच्चाई ये है ज़मीनी कि ये जो गाड़ी है ये अब मोदी जी नहीं चला रहे हैं। मोदी जी अब सवारी हैं, गाड़ी नायडू बाबू के हाथ में है स्टीयरिंग, और पीछे नीतीश कुमार बैठे हैं। अब दोस्तों, यूं तो मोदी जी को आज प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको न्योता भी दे दिया शपथ लेने का, और मोदी जी जल्दी प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन असली खेल दिल्ली में, जो सियासत का असली खेल है, वो शपथ लेने के बाद ही शुरू होगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि नायडू बाबू ने, जो राजनीति के, सियासत के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बिग और हार्ड बार्गेनर हैं, अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोलने हैं। और पत्ते हकीकत में नीतीश कुमार ने भी नहीं खोलने हैं। और नीतीश कुमार को तो वैसे भी, चाहे लालू हो चाहे मोदी हो, उनकी नज़रों को, निगाहों को पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल। वैसे आज नीतीश कुमार ने भी कसीदे पढ़े मोदी जी के, तारीफ़ की कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नायडू बाबू ने भी खूब तारीफ़ें करी, दिल खोल के तारीफ़ें करी। लेकिन मैंने कहा ना कि पत्ते जो है अपनी छाती से लगा रखे हैं, पत्ते छुपा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों शख्स हैं जो इस वक्त मोदी जी की गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों शख्स यानी नीतीश कुमार और नायडू बाबू कई बार तलाक दे चुके हैं इन्हीं मोदी जी को, कई बार साथ छोड़ चुके हैं। और शायद इसीलिए मोदी जी को इन दोनों पर एतबार कम है कि कब गाड़ी पर ब्रेक लग जाए। ना मोदी जी को पता है, ना शाह साहब को पता है। अब दोस्तों, दिल्ली से आज जो बड़ी खबर है वो ये है, हालांकि इस खबर को किसी ने कंफर्म नहीं किया, ना नायडू बाबू के कैंप ने किया है और ना ही अमित शाह के कैंप ने, मोदी कैंप ने किया, कंफर्म किसी ने नहीं किया। लेकिन ये चर्चा है सत्ता के गलियारों में कि नायडू बाबू मोदी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि मोदी जी उनके कुछ लोगों को मंत्री बनाएं, उन्हें मंत्रालय नहीं चाहिए। ऐसा अभी तक की खबर है जिस पर नायडू बाबू चुप्पी साधे हुए हैं। उनके बेटे ने भी कुछ इस तरह की जिक्र किया है आंध्र प्रदेश में कि नायडू बाबू बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, यानी आउटसाइड सपोर्ट, सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। और अमित शाह और राजनाथ सिंह का मानना है कि नायडू बाबू को पहले सरकार के भीतर लाओ, जो मंत्रालय मांग रहे हैं दे दो, वित्त मंत्रालय छोड़कर, गृह मंत्रालय छोड़कर, रक्षा मंत्रालय छोड़कर और विदेश, ये 4 मंत्रालय छोड़कर नायडू बाबू जो फरमाइश करें, ये फरमाइश पूरी कर दीजिए, इनको सरकार में शामिल करिए, सो दैट अगर सरकार में नायडू बाबू रहते हैं, उनके मंत्री रहते हैं, तो दोस्ती थोड़ी मजबूत रहेगी, दोस्ती थोड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन नायडू बाबू हैं, वो चाहते हैं आउटसाइड सपोर्ट करें, बाहर से समर्थन दें, सो दैट मोदी जी पर जरा दबाव कुछ ज़्यादा हो, जरा डिमांडिंग पोजीशन पे फिर नायडू बाबू रहें। उनको स्पीकर पद भी ऑफर किया जा रहा है। नायडू बाबू अभी सोच रहे हैं, मैंने कहा ना, पत्ते नहीं खोल रहे, छाती से लगाकर पत्तों को नायडू बाबू ने रखा। और कमोबेश यही हाल नीतीश कुमार साहब का भी है। बहरहाल अगले 48 घंटों में, 24 घंटों में जब ये पत्ते खोलेंगे तो खेल थोड़ा और साफ होगा। हालांकि अभी जल्दबाजी है दोस्तों, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, दूसरी बार शादी हुई है तो हनीमून पीरियड है। तो अभी फ़िलहाल जो है देखना होगा कि दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठता है। राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी का भी कुछ यही सोचना है। और मेरी कुछ नेताओं से आज बात हुई, उनका कहना है कि राहुल गांधी की पॉलिसी है राइट नाउ वेट एंड वॉच। अभी देखो जरा, अभी देखो, मोदी जी को शपथ लेने दो, मोदी जी को थोड़ी भड़ास निकालने दो, मोदी जी को कुर्सी पर एक बार फिर से बैठने दो। और जब विश्वास मत लेंगे, हासिल करेंगे वो सदन में, जब सदन शुरू होगा, जब लोकसभा शुरू होगी,
राहुल गांधी तब पत्ते खोलेंगे, तब गेम शुरू करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि विपक्ष की स्थिति अब लोकसभा में, सदन में, पार्लियामेंट में 14 जैसी नहीं है, 19 जैसी नहीं। अब की बार बहुत ही मजबूत विपक्ष है। ऐसा विपक्ष मजबूत है कि मोदी जी को हर विधेयक लाने में पसीने आ जाएंगे। और उधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इनका भी ये मानना है कि अभी थोड़ी जल्दी है, इस सरकार को थोड़ा समय दीजिए, मोदी जी को थोड़ा मौका दीजिए, और मौके पर जब गलती होती है वार तभी किया जाएगा। और शरद पवार जो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी खुद हैं, उनका मानना है कि ये जो बेमेल की शादी है, क्योंकि नायडू बाबू की जो राजनीति है और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो सेकुलर राजनीति है। नीतीश कुमार को भी और नायडू बाबू को भी मुस्लिम वोट्स चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा शरद पवार को लगता है, अखिलेश यादव को लगता है, उद्धव ठाकरे को लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि थोड़ा रुकिए, अभी जल्दबाजी मत करिए, चलने दीजिए इस गेम को, मौके ही मौके मिलेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो मोदी जी के हाथ में नहीं है, गाड़ी नायडू बाबू चला रहे हैं। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो सफ़र है, जहाँ वो सवारी कर रहे हैं, जी हाँ सवारी कर रहे हैं उस गाड़ी की जिसको चला रहे हैं नीतीश बाबू और नायडू बाबू, ये सफ़र मोदी जी के लिए कांटों भरा इसलिए है क्योंकि एक तो बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है। कहाँ तो सपने 370 के मोदी जी देख रहे थे, 270 भी नहीं मिले, 240 पर रुके हुए हैं। यहाँ 240 पर मोदी जी हैं, अल्पमत में हैं बीजेपी। वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, हर फैसले के लिए उनको नायडू और नीतीश कुमार के पास जाना ही होगा, और सामने एक मजबूत विपक्ष है। ऐसे सिचुएशन में ये जो गाड़ी चला रहे हैं मिस्टर नायडू, कब ब्रेक मार दें, कब खतरनाक मोड़ आ जाए, कब स्पीड बढ़ जाए, कब ब्रेक पर पैर चला जाए, नहीं मालूम। सवाल इस बात का है कि क्या इस गाड़ी पर ब्रेक लग सकती है? क्या नायडू बाबू आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ महीने बाद क्या टकराव जैसी स्थिति आ सकती है? और मोदी और शाह उसको भांप रहे हैं, कदम कदम पर कांटे हैं। और आखिर होने क्या जा रहा है अगले 3 महीनों में? मुझे लगता है कि आज 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। उमाकांत लखेड़ा हैं, और कई बरसों से, कई दशकों से वो दिल्ली की सियासत को, दिल्ली की पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट पॉलिटिक्स को, राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, बेबाक बोलते हैं, दोनों के पास चलते हैं, इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। पहला सवाल मेरा टाइगर से ही है। टाइगर, एक चीज हम जानना चाह रहे थे, चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं ना कहीं नायडू बाबू कोई ना कोई खेल जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी जो निगाहें हैं वो स्पीकर पर, उनकी निगाहें कुछ मलाईदार मंत्रालय पर है, उनकी निगाहें स्पेशल पैकेज पर है। क्या आपको लगता है कि देर सवेर, शपथ होने के बाद, विश्वास मत के बाद, मोदी जी जब कुर्सी पर बैठ जाएं, एक आध विदेशी दौरे कर लें, क्या नायडू बाबू का असली चेहरा कुछ महीने बाद इस देश को दिखेगा? देखिए सर, इसके पहले भी नायडू पहली बार एनडीए का घटक दल रहे ऐसा नहीं। इसके बाद पहले भी नायडू रहे हैं, नायडू के मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद सेकंड टाइम जब नायडू रहे तो सिर्फ स्पीकर पद रहा, बाकी कोई मंत्री पद नहीं रखा, क्योंकि उन्हें कोई एक पावर सेंटर नहीं चाहिए था। और स्टेट में जो केंद्र का कैबिनेट होता है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है। उसके बाद एक दिन जब उन्होंने वो छोड़ा, बाल योगी की डेथ भी हो गई और वो जो बालक हो गए, तो प्रमोद जी तब जिंदा थे। और जब अब प्रमोद जी को हमने पूछा कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो गए हैं, इनको आपने रोकना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हर चीज की एक लिमिट होती है। इनकी डिमांड्स इतनी बढ़ रही थी कि वो किसी को भी अब पूरी करने में असमर्थ था, कोई भी। हम भी असमर्थ हो गए थे पूरी करने में, क्योंकि हमें पूरा देश देखना है, सिर्फ एक राज्य नहीं देखना है। हर चीज में, हर मंत्रालय में, हर सबसे ज्यादा बजट यदि इनको देंगे तो फिर बाकी देश को क्या देंगे? तो चंद्रा बाबू इज अ हार्ड बार्गेनर, और बार्गेन पहले दिन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सरकार तुम्हारी हम होने नहीं देंगे, सरकार बनवा देंगे, सरकार में रहेंगे और फिर डिमांड शुरू करेंगे। एक बार घर में घुस जाएंगे, डिमांड शुरू करेंगे। सबसे पहले वो अपने केसेस वगैरह जो है वो रफा दफा करवाएंगे। उसके बाद फिर, क्योंकि वो राज्य है बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, उस राज्य का दिवालिया निकल चुका है, आंध्र उन्हें प्रदेश वो करना है। आंध्र प्रदेश का वो उनकी जो अमरावती राजधानी है, वो जो खंडहर बना हुआ है अभी, जगन, थैंक्स टू जगन रेड्डी,
उसको अभी फिर से उनको सेटल करना है, फिर से उसको रिवाइज करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उनको वाटर का प्रॉब्लम है, वो करना है। उनको आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद, मतलब उन्होंने जो हैदराबाद में डेवलप की थी वैसा वो आंध्र प्रदेश में डेवलप करना चाहेंगे। हैदराबाद हाथ से चला गया तो ऐसे कई ड्रीम्स है उनके, वो उनको पूरे करने हैं। वो लगातार डिमांडिंग रहेंगे। ये कितना उनका डिमांड कर सकते हैं, जिस दिन डिमांड पूरी नहीं होगा वो अपने तेवर दिखाएंगे। टाइगर की ये जो 52 दल हैं, ये जो उनके सहयोगी दल हैं, अगर एक आदमी एक मंत्रालय मांगेगा, मान लीजिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे कृषि मंत्रालय दे दीजिए, और वो मंत्रालय जयंत चौधरी ने कहा कि साहब हमें तो कोई मंत्रालय मिले नहीं, किसी ने कहा मुझे बुरा मंत्रालय मिला, किसी ने कहा मुझे और अच्छा चाहिए, किसी को कोयला मंत्रालय ये चाहिए, किसी को बिजली मंत्रालय चाहिए, इस तरह का आपको लग रहा है झगड़ा होगा? होगा 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 डिमांडिंग। ये कहते हैं कि नहीं, सब साथ में होगा, सब साथ में होगा। मुझे बताइए, हमने उमाकांत जी ने भी कितनी सरकारें गिरते हुए देखी। ये जब सरकारें गिरी तो किसी ने नहीं कहा ये सरकार गिर रही है। आखिरी दिन तक सब इस सरकार को डिफेंड करते हैं और फिर एकदम सरकार गिर जाती है, क्योंकि अंतर्द्वंद बहुत होते हैं। अब एक तो पहले मंत्रालय का होगा, मंत्रालय के बाद फिर मंत्रालय चलाने का इंडिपेंडेंस चाहिए होगा। रेलवे मंत्री जिसके पास होगा, सपोज जनता दल यूनाइटेड के पास रेलवे मंत्री है, तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन वो तय करेंगे, पीएम वो तय नहीं करेंगे। मोदी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, सेक्रेटरी वो तय करेंगे। अब उसमें अडानी को ठेका दिया जाएगा तो अडानी को नीतीश के पैर में झुकना पड़ेगा। मात्र वो अमित शाह जी के पास जाके ठेका नहीं मिलेगा वहां पे। और यदि किसी ने इंटरफेयर किया तो फिर झगड़े होंगे। उमाकांत जी टाइगर कह रहे हैं कि धीरे धीरे अभी तो मतलब नई नई जो है तलाक के बाद फिर से दोस्ती हुई है, क्योंकि तलाक जो है वो नायडू बाबू के साथ भी हुआ है मोदी जी का, और तलाक जो है वो नीतीश कुमार के साथ भी हुआ है। तो ये जो दोबारा निकाह हुआ है, दोबारा शादी हुई है, तो हनीमून पीरियड होगा लखेड़ा साहब, या दोबारा जब शादी होती तो हनीमून नहीं होता है लखेड़ा साहब? देखिए, मोदी रिजिम में जब आप कोई चीज शुरू करेंगे या कोई चीज की किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो नरेंद्र मोदी से शुरू करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का पिछले 22-24 साल का जो इतिहास है, विधायिका में काम करने का या संसद में काम करने का, वो कोलिशन से उनका कोई रिलेशन नहीं रहा। उनको कोलिशन पॉलिटिक्स कैसे चलाई जाती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या संवेदनशीलता होती है, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या कोहेसिवनेस होती है, क्या ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या लोगों का मान सम्मान होता है, कैसे रखा जाता है, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, कैसे विश्वास अर्जित किया जाता है, ये डिक्शनरी में, नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। उनका ये होता है कि मैंने हुक्म चला दिया, इस हुक्म को पालन होना है। और मुझे जिस तरह से आज 2014 से लेकर के 19 और 19 से 24 तक मोदी सरकार के 90% मंत्रियों के नाम किसी को नहीं पता इस देश में। पहले भी होता था ऐसा, पहले भी होता था, लेकिन मंत्रियों की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई फाइल नहीं जाती, सारी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय में अटकी पड़ी रहती हैं और कोई डिसीजन होता नहीं। मंत्री को कहा जाता है सेक्रेटरी के थ्रू कि इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दीजिए, और मंत्री को नहीं पता लगना चाहिए। मंत्री को पता, पार्लियामेंट क्वेश्चंस का पता नहीं मंत्री को, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या जा रहा है। उनको एक कार दे रखी, एक बंगला दे रखा, एक सेक्रेटरी दे रखा, 15-20 एपीएस स्टाफ, चपरासी, प्यून, घर में स्टाफ, ऑफिस में स्टाफ, उसके बाद उनको पता नहीं हो क्या रहा है। पहली बार यह है कि वित्त मंत्रालय को पता नहीं कि बजट में क्या हो रहा है। पूरा बजट पीएमओ में लिखा जा रहा है। मतलब हमने तो क्या अब ऐसा होगा या कुछ, या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। मैं सिंपल सा बात है कि इस आदमी के काम के तरीके में, ढर्रे में रत्ती भर भी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है, कोई बदलाव होने वाला है। जिसको कहते हैं कि ये सुधरेगा नहीं, जिसको कहते हैं ये सुधरेगा नहीं, तो जब आप ये सुधरेगा नहीं जी, तो फिर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं जी? नहीं, तो अगर ये सुधरेगा नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मोदी के कामकाज के तरीके में, टाइगर पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर यही सवाल मैं लखेड़ा साहब से पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं लखेड़ा साहब कि मोदी जी के माइंडसेट बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, मोदी जी का काम करने का तरीका बदलने वाला नहीं है, मोदी जी को एहसास ही नहीं है कि उनके दोनों
हाथों के नीचे बैसाखियां हैं। अगर एक बैसाखी हटी तो मोदी जी गिर जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। क्या मोदी जी वाकई अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे टाइगर? और अगर स्वभाव नहीं बदलते हैं तो फिर आगे आपको होता क्या दिख रहा है? मैंने 6 महीने इसीलिए कहा बाद आपको मैंने आपको इसीलिए कहा कि अभी मंत्रिमंडल में झगड़े होंगे। अब मोदी जी ने वो सॉल्व कर दिए, तो फिर वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री में वो तकलीफ होगी। किसी ने भ्रष्टाचार किया तो डिफेंड करना पड़ेगा। आप उस मंत्री को डांट नहीं सकते कि तुम्हारे यहाँ कितना भ्रष्टाचार होगा। वो बोलेगा पार्टी चलाने के लिए मेरे को भी पैसा चाहिए। क्या जवाब दोगे आप? हाँ, लखाड़े जी कह रहे हैं कि मंत्री जी बदलेंगे नहीं। मोदी जी का टोन तो सत्ता में रहना है तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता जाएगी। ये कोई बीजेपी के लोग नहीं है जो आपको गधे जैसे अपने हाँक दिए और वो पीछे 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 चले आ गए। ये लोग आपके जी 52 वो लोग हैं जो स्वयंभू है, सब शिव के अवतार है, सभी अजन्मे हैं, 52 के 52। मोदी जी का आ गया ना बदलाव, मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार हो गई ना, बोल रहे ना अभी। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार रहेगी। कहां थी एनडीए की सरकार? अब एनडीए की सरकार थी तो मोदी की गारंटी क्यों थी? एनडीए की गारंटी क्यों नहीं थी? सवाल यह है कि बदले है हुजूर, और बदलना पड़ेगा यदि सत्ता में रहना है तो। और यदि सत्ता जाएगी तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। क्या सत्ता जाएगी तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। मतलब इतने घपले और निकलेंगे अलमारियों से? नहीं, घपले निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसने कहा घपले निकलने के लिए तिहाड़ जाने के लिए घपला करना पड़ता है? हु टोल्ड यू? क्या किया था अनिल देशमुख ने? केजरीवाल ने, 13 महीने जेल में। हेमंत सोरेन, संजय के बारे में क्या बोला कोर्ट ने? ये क्या है आपके पास? कुछ है ही नहीं। क्यों संजय सिंह के बारे में क्या बोला? क्यों रखे हो इसको? है ही नहीं आपके पास तो कुछ नहीं सर। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस खोलेंगे, उसमें 2 उद्योगपति कहेंगे कि हमको मोदी जी ने हमको घर बुला के बोला था कि पैसा दो ना तुम्हें देख लूंगा तुम्हें, वो अप्रूवल हो जाएंगे। ये मोदी जी ने यही तो सिस्टम अपनाया ना। एक को पकड़ो, उससे अप्रूवल, उससे एक एफिडेविट ले लो और उस एफिडेविट में नाम डलवाओ, लोगों को अंदर करो। वो इजी है। मैं मोदी जी को भ्रष्ट है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, मैं मोदी जी जेल जाएंगे ऐसा बोल रहा हूं। क्योंकि मोदी जी को जेल भेजने का रास्ता वही है जो मोदी जी ने 4 लेन हाईवे बनवाया जेल का, जिसमें सारे विपक्ष के लोगों को भेजा। उसी हाईवे पे उनको भी चलना पड़ेगा। छूट जाएंगे 13 महीने बाद, छूट जाएंगे 1 साल बाद, छूट जाएंगे जी। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। एक चीज लखेड़ा साहब, टाइगर कह रहे हैं कि भाई स्वभाव तो बदलना पड़ेगा मोदी को, कह रहे हैं टोन बदलनी पड़ेगी। अब तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी विश्वास मत होगा, फिर मोदी जी को मौका दिया जाएगा, फिर मोदी जी 3-4 महीने कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई 3-4 महीने का वक्त दीजिए नायडू और नीतीश कुमार को। क्या आपको लगता है कि नायडू और नीतीश कुमार जो एक सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों को मुस्लिम्स का वोट भी चाहिए अपने प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि अगर मोदी जी 4 या 5 महीने के बाद अपने असली अवतार में आते हैं, मंगलसूत्र वाले में, तो क्या खेला हो सकता है, या मोदी जी थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखेंगे? 6 महीने के बाद लखेड़ा साहब, आपको सीन क्या दिख रहा है दिल्ली का? मैं आपको सिंपल सा बात बता दूं, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है, नीतीश कुमार चाहेंगे कि उसके नेतृत्व में वहां इलेक्शन लड़ा जाए, उनकी लीडरशिप, वही मुख्यमंत्री बने रहे, पद नहीं छोड़ने वाले। पॉलिटिशियन जो सत्ता में आया है मरते दम तक पद नहीं छोड़ने वाला। और आप उनको कहेंगे कि साहब आपको भूलने की बीमारी हो गई, आप ठीक नहीं बोलते, आप कभी पैर छू देते हैं, इससे उन पर कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं कि जो बार्गेन चंद्रबाबू नायडू करेंगे, पिछड़ा दर्जे की मांग करेंगे, विशेष पैकेज की मांग करेंगे, बिहार का पैकेज तो पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इन्होंने आज तक उसको पूरा नहीं किया। तो बिहार एक हाथ से आप चंद्रबाबू नायडू को खुश रखेंगे, दूसरे हाथ से आप नीतीश कुमार और उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो टीम है, और 12 उनके एमपी हैं,
उनके साथ और भी उनके साथ लोग हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार अकेले हैं। और मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि 6 महीने बाद अगर आपने ये काम नहीं किए और केवल अगर आप आंध्र प्रदेश और बिहार को खुश करेंगे तो हाँ, आंध्र प्रदेश और बिहार को खुश करेंगे तो झारखंड का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा, असम का क्या होगा, पश्चिम बंगाल का क्या होगा? ममता बनर्जी तो खार खाए बैठी है, वो तो इंतजार में है। पंजाब का क्या होगा? आप देखिए कि पंजाब में तो धरना हुआ था अकाली दल के लोगों का, ये सॉरी आम आदमी पार्टी के लोगों का। मैं कह रहा हूं कि 6 महीने, आप कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी। अभी तो दोनों तरफ से शुरुआती दौर है। टाइगर, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज गडकरी साहब ने चलिए अभिवादन कर दिया, योगी आदित्यनाथ से तो नमस्ते भी नहीं करी मोदी जी ने, एक बार देखा भी नहीं उनकी तरफ। कई और मैंने नेता देखे जो चुप बैठे थे। तो ये जो योगी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, गडकरी हैं, उनके पीछे आरएसएस है, क्या आपको लगता है कि देर सवेर यहाँ भी बगावत की चिंगारी कोई सुर उठेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? देखिए, सिचुएशन जैसी बदलती है वैसे आवाज निकलती है। यदि एनडीए जो 52 लोग है, यदि इसमें अनरेस्ट हो गया और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर बीजेपी में भी सुर उठेंगे। Who will bail the cat? That is the question. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और ये काम बीजेपी के लिए मुश्किल है, बीजेपी के सांसदों के लिए, लेकिन एनडीए के लिए तो बहुत ही इजी है, क्योंकि बीजेपी वाले जिसको शेर समझते हैं, एनडीए वाले उसको बिल्ली समझते हैं, कि वो उनके भरोसे है, उसकी दहाड़ इनके भरोसे है, 52 लोगों के भरोसे। इन 52 में से 15 खिसक गए तो प्रॉब्लम है जी। तो मोदी जी चाहे किसी को कुछ भी कहे, और ये होगा जब आप एक राज्य को देगा, दूसरा राज्य चिल्लाएगा, वहां पे बीजेपी की सरकार होगी, लोग बोलेंगे इससे तो अच्छा है वो अपोजिशन की सरकार बनाते जी। ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन सज्जन ने जीवन भर कभी मिली जुली सरकार नहीं चलाई। इन लोगों ने हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में काम किया, इसलिए इनकी प्रवृत्ति तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। जी जी जी। लखड़ा साहब, क्या आपको लगता है, टाइगर तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गडकरी हैं या शिवराज हैं मौके के इंतजार में, आपको लगता है बीजेपी में अंदर ही अंदर रिसेंटमेंट है, बीजेपी में अंदर ही अंदर मोदी और अमित शाह से नाराजगी है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक फीडबैक है? आपकी क्या खबर है, बीजेपी के खेमे के अंदर क्या है? रिजेंटमेंट नहीं, बीजेपी के अंदर एक ज्वालामुखी भड़क रहा है। और क्या ज्वालामुखी? यस, और इसना यह है कि देखिए लोगों का आज जो सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ये आपका पार्टी का जीत गई है और प्रधानमंत्री आपके बन रहे हैं। ये 2014 से का जो उल्लास था, 2019 का जो उल्लास था, उसमें कहीं कोई लेस मात्र भी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था लोगों के चेहरे देख करके कि आप एक हारी हुई पार्टी की, संसदीय पार्टी की बैठक हो रही है। आप में कहां वो चीज थी? और प्रधानमंत्री किस भाषा का इस्तेमाल अपोजिशन के प्रति कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री क्या भूल रहे हैं कि अपोजिशन जो है इतना सशक्त है, इतना ताकतवर है कि आप पहले दिन ही, अभी पार्लियामेंट में नहीं घुसे आपने एक हॉस्टाइल एटीट्यूड, उनका मजाक उड़ाना, उनकी चुगली उड़ाना शुरुआत कर दी है। और आप ये भूल रहे हैं कि इतना सशक्त विपक्ष है जिसके बिना कदम कदम पर आप 1 इंच नहीं चल सकते हैं। क्या ये 2019 और 2014 का कमजोर विपक्ष नहीं है? और बड़े ताकतवर और बड़े लिखे पढ़े सांसद आए हैं जो आपको कदम कदम पर आपकी परेशानियां बढ़ाने वाले हैं, आपको 1 इंच नहीं चलने देंगे। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं गारंटी कि अगर आपने जेपीसी की, ये स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक जो घोटाला हुआ है, ये शेयर मार्केट घोटाला 30 लाख करोड़ का, अगर आपने जेपीसी की मांग ठुकराई तो पार्लियामेंट नहीं धुल जाएगी पूरी, ये जो पूरी लोकसभा है पूरी धुल जाने वाली है। ये तो इतने दांव पेच है, इतने पावर सेंटर हैं, और वो फायदा उठाएंगे एक कोलिशन गवर्नमेंट का। और मैं आपको बता रहा हूं, जब भ्रष्टाचार के आरोप और स्कैम के आरोप
शेयर मार्केट रेगुलेटर का काम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर रहे हैं, मार्केट रेगुलेटर का कमान संभाले हुए हैं। और जब ये मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेपीसी की मांग उठेगी कि इसकी जांच की जाए जेपीसी से, तो आपके जो एलाइज हैं, जो दरकते हुए एलाइज आपके साथ नहीं आएंगे। चंद्रबाबू नायडू आपके साथ नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं आएगा, आपको पवन कल्याण आपके साथ नहीं आएगा, आपके साथ जो चिराग पासवान नहीं आएगा, आपके साथ ये जयंत चौधरी नहीं आएगा, जिसको आपने तो मंच पे ही नहीं बिठाया जयंत चौधरी को। तो आपके पास ऑप्शन कहां है? मैं समझ गया, मैं आऊंगा। आप जो तस्वीर आपने खींची है लकीड़ा साहब अपनी तजुर्बे से, कहीं ना कहीं मुसीबत कांटों भरी राह मोदी के लिए दिखती। हालांकि चेहरे से आज उन्होंने इसको झलकने नहीं दिया। टाइगर, एक लाइन में मैं आपसे एक जवाब जानना चाहता हूं। क्या मोदी के लिए जितना खतरा बाहर से, जितनी मुसीबतें बाहर हैं, चाहे वो नीतीश से हो आगे चल के, या नायडू बाबू से हो, या जो भी सहयोगी दल, क्या उतनी ही मुसीबतें या उससे ज्यादा मुसीबतें घर के अंदर हैं, बीजेपी के भीतर है? मुसीबतें उनको जितनी भी परेशानियां हैं वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। ये 272 नहीं पहुंचे वो अंदर की ही परेशानियों के कारण। ओहो, आप समझिए, ओहो, ये जो बावन का कुनबा लेके घूम रहा है ये अंदर के कारण, क्योंकि एक ह्यूमन टच होता है, एक मानवीय वैल्यूज होते हैं, एक मानवीय स्वभाव होता है। आदमी किसी से हंस पे बात करता है, किसी के पीठ पे बात करता है। आप एक हेडमास्टर की तरह, रिंग मास्टर भी, हेडमास्टर तो भी कम से कम बच्चों को पढ़ाता है, रिंग मास्टर तो जानवरों को फटकारता है। तो आपने 10 साल तक रिंग मास्टर की तरह पार्टी चलाई, फटकारा है आपने। वो जो चाबुक जो पड़े, रिंग मास्टर मोदी, ये अशोक वानखेड़े टाइगर कह रहे हैं। और मैं लकीड़ा साहब से एक लास्ट वर्ड, ये जो रिंग मास्टर की रिंग है, मोदी जी की रिंग टूटेगी इस बार आपको लगता है कि जो अहंकार है वो नीचे आएगा लकीड़ा साहब, या ये बरकरार रहेगा? देखिए, उनकी नेचर में अहंकार जब किसी की नेचर का पार्ट बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अहंकार टूटेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि उस अहंकार को मेंटेन रखने के लिए वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए छोटे मोटे इक्का दुक्का जो रेजगारी है उनको बिल्डअप करेंगे, उनको भाजपा में शामिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी 2040 से लेकर के 2055-60 तक हो जाए और इन दोनों पार्टनर में से एक का प्रेशर कम से कम हो जाए। तो मोदी उस रोड मैप पे काम करेंगे। मुझे उनके काम का तरीका का जो मैंने स्टडी किया है, इसी तरह से वो चलेंगे। जिस तरह से उन्होंने सरकारें गिराई हैं, जिस तरह से उन्होंने संसदीय व्यवस्था को चौपट किया है, संस्थाओं को चौपट किया है, संवैधानिक चीजों को चौपट किया है, और संविधान की जो उन्होंने नतमस्तक हुए हैं, मुझे बड़ा डाउट है कि संविधान के प्रति उनमें जरा भी सम्मान है 10 साल से जो मैंने देखा है। जी, खैर टाइगर भी मान रहे हैं, टाइगर भी दोस्तों मान रहे हैं कि तेवर नहीं बदलेंगे। लकीड़ा साहब भी दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई अहंकार तो रहेगा, ये उनकी शख्सियत का, उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, और अगर अहंकार जारी रहेगा या बढ़ेगा तो टकराव होगा। जब टकराव होगा तो लाजमी है कि नीतीश कुमार और नायडू बाबू जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज भी हो सकते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। एक चीज और लकीड़ा साहब ने कही कि कोई ना कोई पार्टी तोड़ सकते हैं। टाइगर भी ये चीज मान रहे हैं कि मोदी धीरे धीरे अपनी संख्या को किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये बहुत मुश्किल सफर है, ये बहुत मुश्किल सफर है, क्योंकि एक चीज बीजेपी को भी रियलाइज करनी होगी कि संख्या 240-41 से आगे बढ़ नहीं पाई। मोदी जी की खुद की सरकार यानी खुद की पार्टी अल्पमत में है। ऐसे में मोदी आगे क्या करते हैं? फिलहाल ये हनीमून पीरियड है, अभी शपथ लेंगे मोदी जी, फिर विश्वास मत होगा, उसके बाद मोदी जी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, और आगे आगे जब कुछ महीने बीतेंगे तो ये तस्वीर और खुलेगी। तब पता लगेगा कि आखिर मैदान में जो बिसाते बिछी हैं, जो मोहरे बिछे हैं, ये कहाँ पर खड़े हैं, और मोदी जी उस वक्त किस तरह से नीतीश और नायडू उनसे पेश आते हैं, किस तरह की डिमांड रखते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। एक आप कह सकते हैं एक बहुत जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम आपके आंखों के सामने होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइगर और लखेड़ा साहब और ऐसे ही हमारे जो मेहमान हैं, इनकी जो बेबाकी है, जिस तरह से ये लोग बोलते हैं,
जो सच की बातें करते हैं और बहुत हिम्मत के साथ। ये सिलसिला भी जारी रहेगा। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, देहरादून में आप हैं और बड़ी मसरूफियत के बीच आपने समय निकाला। लखेड़ा साहब, आप आए क्योंकि इस वक्त आप, मैं जान रहा हूं कि सरकार को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप भी बहुत बिजी हैं, लेकिन आप आते हैं, दोस्तों के सामने चीजों को रखते हैं। टाइगर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब, आपका भी दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो Thank मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।